चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। किसान बिरादरी है, किसान में जातियां होती हैं, बंटवारे भी बहुत हैं, हमारे अंदर की कमजोरियां बहुत हैं, लेकिन जब कोई संकट आता है कम से कम हम इकट्ठा हो जाते हैं। MBA करने के बाद, महंगी डिग्रीज़ लेने के बाद जब कोई चपरासी, सरकारी चपरासी बनने को लंबी कतार में खड़ा हो जाता है नौजवान, दर्द होता है। 2019 में नीति आयोग की रिपोर्ट आती है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं इस देश की सबसे खराब हैं। पिताजी का भी निधन कोरोना में हुआ है, तो मैं कैसे भुला दूँ? और जिस परिवार ने कुछ खोया है वो कैसे भुला दें? पब्लिक तो फिर वोट कैसे देगी उन मुद्दों पर, जब मुद्दे बना ही नहीं रहे हम लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं कैंडिडेट बाद में दूंगा, मैं चुनाव का प्रचार बाद में करूँगा, मैं पहले अपने मुद्दे बताना चाहता हूँ। मैं शायद पहला राजनीतिक व्यक्ति हूँ जो ये कह चुका है कि हम कोई भी महिला के विरुद्ध कोई अपराध, संगीन अपराध में इल्ज़ाम भी लगा हो, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हाल ही में बने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी हैं। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका CCA में। धन्यवाद। जयंत जी, आज जब ये इंटरव्यू हो रहा है तो हम शायद आज़ाद भारत का सबसे बड़ा एक किसान आंदोलन देख रहे हैं। दिल्ली की सरहदों में जो हो रहा है वो कहीं एक रूप में बिल्कुल ऐतिहासिक है। इस तरह का एक आंदोलन शायद इसके सबसे करीब कुछ आता है तो जो बोट क्लब का आंदोलन 1989 में हुआ था, और इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश भी एक बहुत मुख्य भूमिका निभा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसका पश्चिम उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने में, गन्ना किसानों के मुद्दों पर कितना असर पड़ेगा, यहाँ के राजनीतिक मुद्दों पर कितना असर पड़ेगा? खास करके क्योंकि आज ये इंटरव्यू हम एक ऐसे वक्त पर ले रहे हैं जब 3 साल लगातार गन्नों का दाम नहीं बढ़ा है, SAP गन्ने का नहीं बढ़ा है, 3 साल से दाम लगभग स्थगित है। तो आपको क्या लग रहा है कि इसका क्या असर रहेगा पश्चिमी यूपी में? जो गन्ने का उत्पादन क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ काफ़ी समय से किसानों में उबाल है। भुगतान 14 दिन में होना चाहिए, कानून ये कहता है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो चिल्ला चिल्ला के कहती थी, उन्होंने वादा किया। खुद नरेंद्र मोदी साहब जो प्रधानमंत्री हैं, जब विधानसभा के चुनाव में प्रचार करने आए तो उन्होंने गन्ने को लेकर, इस फसल को लेकर और खेती करने वाले किसानों की जीविका में सुधार लाने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। यहाँ तक भी कहा था कि बिजनौर की एक सभा में मुझे ध्यान है कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम से एक नई योजना बनाई जाएगी किसान के वेलफेयर के लिए, सुधार लाने के लिए। तो सब हुआ नहीं है। 10,000 करोड़ का बकाया है। 14 दिन में तो पेमेंट भूल जाइए, 1.5 साल तक लटका हुआ है भुगतान। ब्याज जो किसान का हक है, बार बार कोर्ट में जाना पड़ता है, संगठनों को लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो कानून तो स्पष्ट है, सरकार के पास तमाम हथियार होते हैं। प्राइवेट सेक्टर पे दबाव भी सरकार चाहे तो बना सकती है, लेकिन कोई उनकी मंशा साफ नज़र नहीं आई। तो इस कारण से नाराज़गियाँ पनप रही हैं, समय समय पे आंदोलन होते आए हैं। और इस बीच में जब किसानों को ये लगने लगा कि केंद्र सरकार अब उनके सीधा एक तरह से अपमान कर रही है। हमारे यहाँ मंडी व्यवस्था कमज़ोर है, लेकिन फिर भी धान की, गेहूँ की बहुत बड़ी पैदावार होती है, और गन्ने के साथ साथ गेहूं की पैदावार भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस गन्ना उत्पादन क्षेत्र में होती है। तो वो जानते हैं। आज एक विधायक हैं बुलंदशहर के, भारतीय जनता पार्टी के,
जिन्होंने चिट्ठी लिखी है सरकार को और कहा कि 20-20 दिन तक तुलाई के लिए क्रय केंद्रों पे किसानों को बैठे रहना पड़ता है, कहीं कोई सरकारी व्यवस्था गेहूं खरीद की उन्हें दिखाई नहीं दी। ठीक है, बाद में उन पर कोई दबाव आया होगा, उन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया अपना बयान, लेकिन ये असलियत है, ये व्यवहारिक बात है। तो मंडी व्यवस्था कमज़ोर है हमारे यहाँ, सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए था, उसको दुरुस्त करना चाहिए था। और हमारे यहाँ के किसान अक्सर हरियाणा जाते हैं, मथुरा के किसान भी जाते हैं, पलवल होडल मंडियों पे जाते हैं, और इस बेल्ट में आप जाएंगे तो लगातार वो हरियाणा जाके बेचते आए हैं। तो उन्हें मालूम है कि हरियाणा पंजाब में जिस तरह से मंडी व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं और उससे जो किसानों को लाभ मिला, तो पश्चिमी यूपी का किसान भी ये देख रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं जो कानून केंद्र सरकार इस तरह से जल्दबाजी में लाई है, ज़बरदस्ती उन्हें लागू करना चाहती है। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने जब पहल ली, उत्तराखंड के किसान भी यहाँ दिल्ली गाज़ियाबाद तक पहुँचे, उत्तर प्रदेश के किसान भी निकलने लगे। और फिर जिस तरह से बल प्रयोग करके उठाने की मंशा सरकार की थी, किसान बिरादरी है, किसान में जातियाँ होती हैं, बंटवारे भी बहुत हैं, हमारे अंदर की कमजोरियाँ बहुत हैं, लेकिन जब कोई संकट आता है कम से कम हम इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है इस आंदोलन को इतने लंबे समय चलने तक कि जन समर्थन इसे मिल रहा है। और जब जब मौका मिलेगा अपनी इस नाराज़गी को कहीं ना कहीं वोट में तब्दील जनता करेगी। और ये 3 कानून, काले कानून, जिन्हें आम पब्लिक कह रही है, आम किसान कह रहा है, साधारण किसान सड़क पे किसी भी क्षेत्र में जाकर पूछ लो, आम आदमी कह रहा है काले कानून। जुबान पे लग गई बात, जो जुबान पे रट लग गई, अब आप वहां दिल्ली में बैठ के कुछ ही कहते रहो, किसान नहीं मान रहे इस कानून को, कुछ पाड़ देंगे। आप भी पीछे हट जाओ मोदी जी, ये ऐसे तो छोड़ दो, हम तो पैदा ही जिद्दी हुए थे। और सीधी सी बात है, किस चीज़ का भाव 4 साल से नहीं बढ़ा हो? डीजल आपने 250 कितना % बढ़ गया, बिजली का भाव जो है जब से योगी जी आए 250% बढ़ गया, जबकि उत्तर प्रदेश में, ग्रामीण उत्तर प्रदेश की बिजली का कर आज सबसे ज़्यादा है देश में, और पूरे उत्तर भारत में सबसे हाईएस्ट पर यूनिट बिजली का भाव है जो सरकार ले रही है। तो सरकार को पता है इन सब, खाद का भाव बढ़ गया, यूरिया का भाव बढ़ गया, DAP का भाव बढ़ गया। तो ऐसे में अगर सरकार चयन कर रही है, भाव तय कर रही है और 5 रुपये भी नहीं बढ़ाया जा रहा, इतनी कंजूसी। आपने कहा कि इसको एक जन समर्थन है, और साथ में आपने ये भी कहा कि चाहे अंदर में बिरादरियां हैं किसानों में, लेकिन जब संकट आता है तो लोग साथ आते हैं। 2013 में कुछ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थी, एक हिंसा हुई थी जिससे कहीं ना कहीं किसान हिंदू मुसलमान में बटा था, जाट मुसलमान में बटा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में। क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन की वजह से वो जो एक खाई पैदा हुई थी, जो बड़ी बड़ी हमने महापंचायतें पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखी, आप कई ओसार में खुद रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या इस आंदोलन से फिर से वो एक जो फूट आई थी, जो एक खाई आई थी, वो कहीं भर पा रही है? अब पारिवारिक जीवन में भी आप देखिए, 2 भाई रह रहे हैं, जब एक भाई पे अगर कोई संकट है या कोई तनाव है, दूसरा साथ आता है, और जब वो साथ आता है तो पुरानी बातें भूलनी पड़ती हैं। बहुत गहरी चोट लगी, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा, और हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि इतनी भयानक तस्वीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बनेगी, क्योंकि यहाँ एक परंपराएं थीं, ताना बाना था, रिश्ते थे, एक दूसरे की राजनीतिक सहयोग भी, सामाजिक सहयोग भी लोग किया करते थे। मुजफ्फरनगर को मोहब्बत नगर कहा जाता था इस कारण से। तो वो सारी चीज़ बहुत जल्दी ध्वस्त की गई, और एक चाल के तहत वो हुआ। किसी को कुछ मिलता तो है नहीं, दंगे जो होते हैं तो गरीब आदमी पिसता है और तरक्की रुक जाती है, बदनामी हुई। मैं जानता हूँ पर्सनली, कितने मैंने नौजवानों से बातचीत करी बाद में, कोई बेंगलोर जा रहा है, IT सेक्टर में काम कर रहा है, वो अपने बताता था मालिक को, मकान मालिक को, कि मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। यंग आदमी, उसे क्या मतलब लड़ाई से, पढ़ा लिखा, उसे किराए में जगह देने को भी लोग मना कर देते थे कि तू मुजफ्फरनगर से है, मतलब झगड़ा लूँ, दंगाई। तो ये हमारी छाप, ये हमारी पहचान कभी रही नहीं है। और मैं जानता हूँ कि जब इस आंदोलन में साथ बैठ रहे हैं लोग, साथ चल रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। एक गलती तो करी, अगर जीत हरा, दूसरी गलती तो करी, मुसलमान मारे।
तो दोस्तों ये जाट जाट तो दोनों मिलकर मुसलमान से तो हम लोग गोली भरी नहीं गई। जब गोली भर लोगे फिर यहाँ से जो है ना मोदी तो है चाहे बेचेगा वो तो आ चुका होगा। और नहीं तो मैं इतना बात बनने की नहीं, सच्चा मानता भरो गोली आ जाओ दोनों। अरे का बात एक बड़ा सवाल जयंत जी कि एक तरफ तो यहाँ पर जो एक गन्ना क्षेत्र माना जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई सारे ज़िले हैं, और उसी के साथ साथ वहाँ पर जो एक आपदा आ रही है वो एक चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ ये दोनों लॉकडाउन्स के बाद और कहीं ना कहीं नोटबंदी का भी इस पर प्रभाव रहा है, बेरोज़गारी का दर ज़बरदस्त बढ़ा है। अभी CMI की रिपोर्ट आई है जिसके तहत ये सामने आया है कि पूरे देश में 6.9% तक बेरोज़गारी हो गई, और उत्तर प्रदेश ऑब्वियसली इससे कोई अछूता नहीं रहा है। मतलब अगर आज आप लोगों की सरकार आने वाले चुनाव में बनती है 22 में, आप लोग इसके लिए क्या कदम लेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ी संकट बेरोज़गारी बने जा रहा है। पिछले साल ही अगर हम देखें तो यूपी पुलिस बोर्ड ने 5085 वैकेंसीज़ के लिए एक एग्ज़ाम लिया था जिसमें 4 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स आए थे। तो ये मिसमैच इतना क्लियरली नज़र आता है। सुबह हो, शाम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वहाँ उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नौजवान लड़के रोज़ दौड़ते हुए नज़र आते हैं पुलिस की भर्ती के लिए, और भर्तियाँ भी नहीं हो रही हैं। तो क्या आगे का रास्ता आप देख रहे हैं इसमें? आपने सही कहा, नोटबंदी और कुछ हद तक GST और अब ये लॉकडाउन्स, इसका सीधा प्रभाव पड़ा है छोटे व्यापारी पर, छोटी दुकान चलाने वाले, छोटे कारखाने चलाने वाले लोगों पर। उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा MSMEs हैं, लगभग 50 लाख तक का फिगर है, और उसमें बड़ी संख्या में अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो एक तो सरकार की सोच होनी चाहिए किसी तरह वो फॉर्मलाइजेशन की तरफ आएँ। एक जो ढांचा है अर्थव्यवस्था का, स्थायी ढांचा है, उस मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में वो आएँ, और उसके लिए व्यवस्थाएं सरकार को करनी होंगी। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि अगर सुई से लेकर हवाई जहाज सारा उत्पाद जो है अगर बड़े लोगों के हाथ में ही रह जाएगा तो बेरोज़गारी आएगी। और जो रूरल सेक्टर में, एग्रीकल्चर में भी जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि भाई मेरा परिवार है, मेरा खेत है, मैं उसमें लग रहा हूँ, कोई गिनती नहीं कर रहा कि आपने पढ़ाई भी कर ली, इस खेत में, इस ज़मीन पे इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब आधुनिक खेती हो गई है, लेकिन फिर भी जब कोई चारा नहीं है, सब लोग उसी काम को कर रहे हैं, और सरकार फिर उनको गिनती भी नहीं है। तो चौधरी साहब इस बातों को कहते थे, और आज ये भयानक स्थितियां हैं। MBA करने के बाद, महंगी डिग्रीज़ लेने के बाद, जब कोई चपरासी, सरकारी चपरासी बनने को लंबी कतार में खड़ा हो जाता है नौजवान, दर्द होता है। और इस बीच में यूपी सरकार की अपनी भूमिका देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिक सेक्टर ऐसा रिवाइव हो जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर को पीछे छोड़ देगा, नहीं, लेकिन सरकारी भर्तियां जो होती हैं कम से कम वो समय पे होनी चाहिए, उसका एक प्रोसेस होना चाहिए, उसमें करप्शन को हटाना चाहिए, पारदर्शी तरीके से हो, भेदभाव ना हो। और ये तो वादे योगी जी ने किए थे। तो सवाल यही है कि योगी जी कहते तो बढ़िया बातें हैं लखनऊ में बैठ के, ज़मीन पे, धरातल पे होती नहीं। अभी मैं पढ़ रहा था, इस बजट में भी उन्होंने कहा है कि हम हर ज़िले में युवा हब बनाएंगे। अब युवा हब किसी को पता नहीं उस हब में क्या होगा। कह रहे हैं ट्रेनिंग होगी, एंटरप्रेन्योरशिप होगी, ये सारे कैच वर्ड्स हैं जो ये यूज़ करते हैं। अधिकारी ड्राफ्ट कर देते हैं, पॉलिसी बन जाती है, बिना किसी प्लानिंग, बिना किसी योजना, बिना किसी तैयारी के। कितना बजट दिया इस हर ज़िले में हब बनाने का? 50 करोड़। 50 करोड़ टोटल पूरे यूपी के लिए? यस, इन दिस बजट। तो क्या 50 करोड़ में आप ऐसा कोई हब बना पाओगे जो व्यवहारिक हो, जो जिसका कोई प्रभाव मिले? भर्तियाँ कभी कोर्ट में अटक जाती हैं, कभी जो है सरकारी विड्रॉ कर लेती है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये सेंटर भी बनाए जाते हैं, खूब भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रख के होने चाहिए। अब कोई मेरठ का बच्चा इम्तिहान देने जा रहा है गाज़ीपुर तक, उससे शुल्क भी लिया जा रहा है, उससे सुविधा शुल्क भी लिया जाएगा नौकरी लेने के लिए। कई उसमें दलाल होंगे बीच में, और फिर नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा प्रायोरिटी फोकस होना चाहिए, ख़ास तौर से अब
क्योंकि इस लॉकडाउन का ये नतीजा निकला है पूरे देश भर में कि बड़े लोग बहुत ताकतवर हो गए हैं। स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है, जूम कर रहा है, और किसी को समझ नहीं आ रहा कि मेरी तनख्वाह कहाँ से मिलेगी, मेरा काम कहाँ से दोबारा स्थापित होगा। तो पूंजियाँ ख़त्म हो गई लोगों की, वाइप आउट हो गए लोग, स्मॉल बिजनेसेस वाइप आउट हो गए, और इसमें टेक्नोलॉजी की तरफ लोग जा रहे हैं, समाज जा रहा है। अब जब सारा ई कॉमर्स पे शिफ्ट आ गया है, लॉकडाउन में लोग मंगा रहे हैं सामान, क्या वो वापस ग्राहक जाएगा, ग्रामीण हाट में जाएगा, मार्केट्स में जाएगा, उन छोटी दुकानों में जाना पसंद करेगा? तो एक स्किलिंग की भी ज़रूरत है उनको, और कहीं ना कहीं सब्सिडाइज जो भी सेवाएं हम दे सकते हैं, बिजली की बात हुई थी, बिजली आप उनको दे दीजिए, कुछ तो सब्सिडी दीजिए। जो बार बार टैक्स वसूला जाता है, बार बार कोई भी अथॉरिटी उनको जाके धमकाना शुरू कर देती है, उस पर आप अंकुश लगाइए। और व्यापारी ज़्यादा कुछ मांगता नहीं है। अगर आप किसान के साथ अन्याय करोगे, कोई किसान पे उंगली उठाएगा, सिर्फ उन्हें नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियों को किसान की हाय लगेगी, हाय। ये नौजवान तो दूसरे मूड में आए हैं, ये छोड़ने वाले नहीं किसी को। जैसे कहते हैं जैसी भाषा में लगते फाड़ देंगे। एक मेरा ये सवाल है कि एक बहुत बड़ा तबका जो मजदूरी करने शहरों में आता है, उसका भी पूरी तरह से रोज़गार कहीं ना कहीं ठप हो चुका है। बिकॉज कंस्ट्रक्शन सेक्टर रिवाइव नहीं हो पा रहा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर रिवाइव नहीं हो रहा है। अभी भी बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसकी आप MSMEs की बात कर रहे थे, वो भी पूरी तरह से अब खुली नहीं है, और मतलब वेजेस भी बहुत घटा दिए हैं, जो हमारा अभी अनुभव रहा है लोगों से बात करके, मज़दूरों से बात करके। तो यहाँ पर क्या आप एक बेरोज़गारी भत्ता को एनविसाज करते हैं कि आपको लगता है जब तक चीज़ें वापस अपने पैरों पर नहीं खड़ी होती हैं, क्या एक बेरोज़गारी भत्ता मिलना चाहिए? क्या शहर में भी मनरेगा जैसी कोई स्कीम होनी चाहिए शहरी मज़दूरों के लिए? लॉकडाउन में आपने देखा योगी सरकार लेबर लॉज को अमेंड करने पे तुली, 3 साल के लिए खारिज ही कर दिए बिल्कुल, जबकि उनको उल्टा विपरीत कुछ करना चाहिए था, और हैंड होल्डिंग करनी चाहिए थी, सहयोग करना चाहिए था। और कितने 100 किलोमीटर बेचारे लोग परिवार समेत बड़े बड़े शहरों से पलायन करके गाँव की तरफ लौटे थे, उनके लिए भी कोई सुविधा सरकार ने नहीं दी। आप ठीक कह रहे हैं, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी नेट, सेफ्टी नेट सरकार को देना चाहिए। और नरेगा में मेरा अनुभव ये है कि क्योंकि बहुत से लोग अब गांव में लौटे हैं, क्योंकि उन्हें गांव में पता है हमारा घर है, हमारा परिवार है, और कुछ जब तक रिवाइव चीज़ें नहीं होंगी तो मैं नहीं लौटूंगा शहर में, या जहां मेरा कारखाना जब तक बंद पड़ा है मैं यहीं रहूँगा। तो ऐसे में ये ठीक है कि फूड राशन सरकार कह रही है कि हमने बढ़ा दिया है, उसको अभी भी देंगे गरीब लोगों को, मोदी जी घोषणा कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ नरेगा जैसी योजना को खेती से भी जोड़ने का एक अच्छा प्रस्ताव है। हम भी काफ़ी लंबे समय से इसकी वकालत करते हैं, क्योंकि किसान की लागत भी कम हो जाएगी जी। और किसानों को हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा अनुभव है, क्योंकि यहाँ लेबर के रेट्स ज़्यादा हैं, सरकारी रेट कम है, तो 100 दिन का रोज़गार तो किसी को मिल ही नहीं पाता। तो कम से कम अगर इसको आप क्रियान्वित करेंगे तो उनको काम भी मिलेगा और सब्सिडाइज भी हो जाएगा। खेती के जो लागत मूल्य है किसान का वो भी कम रहेगा, खास करके छोटे मध्यम किसानों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमें क्रय शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। जयंत जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है इस मुल्क में, और उत्तर प्रदेश में खास करके 2019 में एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की। तो ऐसा भी नहीं है कि ये कोई ऑपोजिशन से रिपोर्ट आ रही है, किसी की रिपोर्ट आ रही है। 2019 में नीति आयोग की रिपोर्ट आती है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं इस देश की सबसे ख़राब हैं, और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं या सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं जिन्हें कहते हैं, वो चरमरा चुका है पूरी तरह से। और ये सबसे ज़्यादा अभी कोविड-19 के क्राइसिस में नज़र आया है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इस महामारी के दौरान बच सकते थे, लेकिन मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं भी सरकार की तरफ से नहीं मिल रही हैं। प्राइवेट कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और बाकी सारा मतलब लगभग आज बोला जाता है कि झोला छाप डॉक्टरों ने यूपी को संभाला हुआ है। इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या आपके लिए क्या ये एक चुनावी मुद्दा है, क्या आपके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है? क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है? सरकार की कहीं ना कहीं प्रायोरिटी होनी चाहिए कि गरीब से गरीब इंसान को ठीक ठाक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। एक तो पहलू है पैंडेमिक रिस्पॉन्स जी, और इसमें इल्ज़ाम राज्य सरकारों पे तो लगेगा ही,
लेकिन ज़्यादा केंद्र सरकार का भार है, क्योंकि कोई तैयारियां नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, कम्युनिकेशन फेलियर रहा है और क्राइसिस मैनेजमेंट में बहुत बड़ा फेलियर रहा है। और ऐसी चीज़ें हमने देखनी पड़ी हैं, वे तस्वीरें कौन भुला पाएगा। कौवे कुत्ते लाशों को नोच रहे हैं, हमारी नदियाँ लहूलुहान हो गई हैं, लाशों पे से आप उठा रहे हैं, कपड़ों को उठाया जा रहा है, क्योंकि सरकार सारा जो है दबाना चाहती है, छुपाना चाहती है। नीति आयोग कह रहा है 2019 में जब ये सब नहीं हुआ था, उससे पहले भी पार्लियामेंट में केंद्र सरकार ने भी कहा, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि पीएचसी नेटवर्क बेहद ख़राब है और कुछ 942 पीएचसी ऐसे उत्तर प्रदेश में हैं जो केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया है, जवाब दिया है। 942 पीएचसी ऐसे हैं जिसमें ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है। डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो उत्तर प्रदेश में पूरे देश के मुकाबले सबसे ख़राब, बदतर। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, एचआर प्रॉब्लम है, और इस बीच में सरकार आयुष पे ज़्यादा ध्यान दे रही है और जबकि वो निजीकरण की तरफ ही एक और साथ साथ इंश्योरेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया, जबकि हमें आधारिक संरचना पे ध्यान देना चाहिए था, पब्लिक सेक्टर हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए था। हमने कहा हम इंश्योरेंस दे देंगे, केंद्र सरकार की योजना आई आयुष्मान, वो आयुष्मान कहाँ है, हवा में तो उड़ गया सब कुछ, ना ऑक्सीजन ना दवा। मतलब आप अस्पताल में भी भर्ती कर रहे हैं, अस्पताल वाले उल्टे जो है उनको मरीज के परिजनों को दौड़ा रहे हैं, पूरे देश भर में दौड़ रहा है आदमी इंजेक्शन के लिए। ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। पिताजी का भी निधन कोरोना में हुआ है, तो मैं कैसे भुला दूँ, और जिस परिवार ने कुछ खोया है वो कैसे भुला दें। तो दोष भी हम देना चाहते हैं इनको, कमियां रहीं, सरकार की कमियां रहीं, और साथ साथ आगे के लिए हमें देखना है कि जो मतदाता है उत्तर प्रदेश का वो ये उम्मीद रखे कि अगली सरकार जो होगी, और हम लोग उसमें भूमिका अपनी बनाएंगे। चुनाव के पहले भी हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे सुधार लाना है अपना प्लान पेश करेंगे, और उम्मीद रखे जनता कि सुधार होगा। मेरा मानना है कि अभी जो बजट आया उसमें लगभग उन्होंने कुछ 15-16% हेल्थ सेक्टर का बढ़ाया है कंपेयर टू रिवाइज्ड एस्टिमेट, कम से कम दुगना होना चाहिए। बिल्कुल, खास करके ऐसी स्थिति में WHO कहता है कि अबाउट 7-8% तो मिनिमम GDP का हेल्थ पे स्पेंड होना चाहिए। तो ये एक बड़ा पहलू है। नर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, मेडिकल एजुकेशन सेक्टर को और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो मेरे लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट HR प्रॉब्लम है। जी। तो जो अगली सरकार होगी निश्चित तौर पे गंभीर होगी इस विषय पर। जैन जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति, वैसे तो कहीं ना कहीं पूरा देश ही इसका दोष ले सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर राजनीति बहुत हद तक वोटिंग के दिन तक आते आते जातीय समीकरणों पर सीमित हो जाती है। पिछले सालों में तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से भी बहुत प्रभावित हुई है, और कहीं ना कहीं चाहे वो खेती के मुद्दे हों, चाहे मजदूरी के मुद्दे हों, चाहे सड़क पानी बिजली के मुद्दे हों, चाहे स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे हों, ये पीछे हट जाते हैं, ये मुद्दे बनते ही नहीं हैं। इसमें इतनी बड़ी एक आपदा के बाद क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कुछ बदलाव आएगा इस बार चुनाव में? मुझे जहाँ भी आपने नहीं पूछा, लेकिन ज़्यादातर पत्रकार अगर सवाल पूछते हैं तो सीधा पूछते हैं जाट। तो पिछले इलेक्शन में भी ऐसा हुआ, कई बार मैंने जवाब दिया, फिर शायद 50वीं बार जब मुझसे पूछा गया जाट क्या करेगा, तो मेरे अंदर भी थोड़ा उबाल आ गया, क्योंकि मैं उस कल्चर में कभी पला बढ़ा नहीं हूँ। तो मैंने भी कहा भाई जाटों का मैं कैसे जवाब दे दूँ। वो मेरी कहने की मंशा थी, वो भी होशियार हैं, वो भी समाज के साथ चलेंगे, उचित फैसला लेंगे। मैं कौन होता हूँ, उसी को उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा कुछ हद तक। तो आइडेंटिटीज़ के इर्द गिर्द राजनीति रहेगी, अनफॉर्चुनेट चीज़ यही है, और इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। इसके साथ हमें काम करने की ज़रूरत है। चौधरी चरण सिंह जी ये किया करते थे कि उन्होंने फॉर्मुलेशंस बनाए कि जो वो जाति के लोग जिनकी भागीदारी नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, अगर आप ये कहोगे जाति है ही नहीं, तो फिर तो आप कभी दोगे नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन। आपको मानना पड़ेगा जातियाँ हैं, सामाजिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा, तभी आप बदल पाओगे। तो उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश हम लोग करेंगे।
मैं आशावादी हूँ। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स फ्यूचर है, इस देश का फ्यूचर है। और दूसरे डेमोक्रेसीज, दूसरे देश के विकसित देशों के लोकतंत्र में आप देखते हैं वहाँ भी पर्सनैलिटी का बोलबाला है, मार्केटिंग, मीडिया, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम से कम कुछ वहाँ इश्यूज़ की भी चर्चा होती है। इस चुनाव के साइकिल में मैं अपनी पार्टी की तरफ से बताना चाहता हूँ कि हम ऑलरेडी लोगों से बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो पर। क्यों, मैनिफेस्टो एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल आखिरी वक्त पे घोषित होती है, जनता का ध्यान भी नहीं जाता है, चुनावी सभाओं में उसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं होता है। पब्लिक तो फिर वोट कैसे देगी उन मुद्दों पर, जब मुद्दे बना ही नहीं रहे हम लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं कैंडिडेट बाद में दूंगा, मैं चुनाव का प्रचार बाद में करूँगा, मैं पहले अपने मुद्दे बताना चाहता हूँ और उसकी तैयारी में हम जुट गए हैं। और हम कुछ ऐसी चीज़ें लाना चाहते हैं जो टिपिकल पॉलिटिकल डिस्कशन डायलॉग में नहीं होती। कुछ आप उदाहरण देंगे उसका? अब जैसे फॉर वन एग्जांपल हमने गन्ने के पेमेंट की बात कही, हमने बिजली की बात कही कि भाई बिजली के बिल में भी बहुत फर्जीवाड़ा होता है, भ्रष्टाचार होता है, और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का सिस्टम है उसमें सुधार की ज़रूरत है, कैसे होगा। तो एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, सरकार अभी भी मिक्स्ड है कि इसको क्या करना है। दुनिया भर में इसमें निवेश हो रहा है, दुनिया भर में इसमें एक संस्थागत निवेश हो रहा है, लोग इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। गवर्नेंस में भी ये आना चाहिए और ये एक ऐसा इशू है जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ब्लॉकचेन एक फिजिबल टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर लेते हैं तो आपका ये जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी है इम्प्रूव हो जाएगी। फिर इसमें चीटिंग नहीं पॉसिबल। हर बिजली धारक का अपना एक अकाउंट, एक डेटा, वेरीफाइड डेटा आपके उसमें सिस्टम में आ जाएगा, तो हेरा फेरी नहीं हो सकती। सिमिलरली गन्ने का पेमेंट को सरकार फिर ट्रैक कर पाएगी। तो यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन इज समथिंग दैट मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरे भारत में अभी तक किसी ने बात रखी है। हम इस तरह के इश्यूज़ को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जयंत जी, आपने कहा कि भाई आप आशावादी हैं और कहीं ना कहीं आइडेंटिटी से ऊपर उठ के या बिरादरीवाद, जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठ के कहीं ना कहीं मुद्दे बनेंगे। आप खुद हाथरस गए, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहाँ पर हुई थी और महिलाओं के साथ हाथरस हो, उन्नाव हो, ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में हुई हैं, बहुत दर्दनाक घटनाएं। और कहीं ना कहीं जाति बिरादरी से ऊपर उठ के महिलाओं का एक जो सुरक्षा का सवाल है, आप उसके लिए गए, आपके ऊपर पुलिस असॉल्ट भी हुआ, डंडे भी पड़े वहाँ पर। ये तो सामाजिक आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है। इसे राजनीतिक आंदोलन करना है तो जिस तरह आपके भाई को लाठी मारी, ये लाठी ईवीएम पे मार के और वोट का हिसाब लेके भारतीय जनता पार्टी को इनकी सत्ता से बाहर करके योगी जी की आंखें खोलने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप क्या लेकिन उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप से मिसिंग है, कि महिलाओं के जो सवाल हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा के सवाल हो, महिला सुरक्षा के सवाल उठते हैं तो सांप्रदायिकरण किया जाता है उसका। तो महिलाओं के सुरक्षा के सवाल हो, महिलाओं के शिक्षा का सवाल हो, रोज़गार का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, महिलाओं के सवाल, क्या राष्ट्रीय लोकदल, और आप एक युवा नेता हैं, क्या आप इन मुद्दों को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी जी क्या इनको जोड़ पाएंगे आज अपने मैनिफेस्टो में और अपने चुनावी प्रचार में? आपने ये बिल्कुल ठीक कहा, जब अपराध होता है चुनाव के पहले तो उसे एक रंग दिया जाता है। और जो यूपी जी सरकार आई, योगी जी ने पहला फैसला लिया कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे। फ्रैंकली मुझे अटपटा लगता है, क्योंकि रोमियो एंड जूलियट एक फेबल है प्यार के बारे में। अब किसी को थिएटर की जानकारी हो, इतिहास की जानकारी हो, तो उसे नेगेटिव कॉनोटेशन देना वैसे ही अजीब है। अजीब है, बिल्कुल। दूसरी बात, आप ये कह रहे हो कि महिलाओं के तुम तो काबिल नहीं हो, तुम अपने हित को समझने में, सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं हो, तुम्हें ज़रूरत है संरक्षण की। और वह संरक्षण कौन देंगे?
पुरुष प्रधान देश में पुरुष, पुलिस का डंडा तुम्हें बचा सकता है। नहीं, माफ़ करें, ये महिला सशक्तिकरण तो नहीं है। बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं और कैद किया जा रहा है। लड़कियां घर से बाहर ना निकलें, लड़कियां पढ़ाई ना करें, पढ़ने के बाद काम ना करें, जल्दी इनकी शादी करें, पहले घर वालों को खाना परोसें, सबसे आखिर में अगर जो बच्चा को चाहो खा लें। वोट करने की क्या ज़रूरत है, परिवार जैसा जा रहा है उसके साथ चलें, राजनीति करोगी। ये उसी मानसिकता का एक लक्षण है। और योगी जी और बीजेपी की सरकार में आज शामिल लोग इसी मानसिकता के प्रमाण बार बार दे चुके हैं। रेपिस्ट को रखना, बढ़ावा देना पॉलिटिकली मेरे समझ से परे है। मैं शायद पहला राजनीतिक व्यक्ति हूँ जो ये कह चुका है कि हम कोई भी महिला के विरुद्ध कोई अपराध, संगीन अपराध में इल्ज़ाम भी लगा हो, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एंड सेकंड एस्पेक्ट ये है कि रिप्रेजेंटेशन, सच्चाई ये है कि संगठन नहीं है महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में। जब मैं देखता हूँ कि हमें भी चयन करना पड़ता है, मैं संगठन के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं भी ढूंढता हूँ कि भाई मेरठ में महिला संगठन में कौन अच्छी महिला हैं जो काम कर रही हैं, हम कैसे जोड़ें। मीटिंग्स में नहीं आती हैं, सभाओं में नहीं आती हैं, मैं अगर गाँव में चला जाऊँगा तो वहाँ मिलती हैं। तो टैलेंट डेफिसिट भी है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम अगले विधानसभा में टिकट दें, लेकिन उसके लिए पहले ग्राउंड वर्क होना पड़ेगा, उसके लिए पहले संगठन में उनको जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए पहले उनको खुद इच्छाएं व्यक्त करनी पड़ेंगी, वरना किसी की बहू, किसी की बेटी यही बन के वो रह जाएंगे, बड़े नेता की वाइफ। तो एक्चुअल महिला एम्पावरमेंट तब होगा जब खुद महिला जो फील्ड में काम कर रही हैं, महिला के इश्यूज़ को उठा रही हैं, उन महिलाओं को पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिप्रेजेंटेशन मिले। और ये सिर्फ कोटा से नहीं होगा, उसके लिए बॉटम अप समाज में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। तो ये कॉम्प्लेक्स इशू है, बट जितना मैं कर सकता हूँ करूँगा। बाकी हमारे यहाँ महिला विंग को हम मजबूत कर रहे हैं। राज्य महिला आयोग की एक सदस्य ने अपने पद को छोड़ के पार्टी में जिम्मेदारी ली है, महिला हमारे प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं। तो महिलाओं को खुद आगे आना पड़ेगा, ये मेरा उनको संदेश है। जयंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चलचित्र अभियान में हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातीय समीकरणों से भी आगे बहुत सारे अहम हिस्से क्या इस बार इस चुनाव का हिस्सा बन पाएंगे? क्या इस बार हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के क्या खेती के सवाल, किसानों के सवाल, मजदूरी के सवाल, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली, सड़क, पानी के सवाल इस बार चुनावी मुद्दे बन पाएंगे? ये उत्तर प्रदेश का चुनाव शायद बहुत ही करीबी से देखने वाले है पूरा मुल्क। इससे बहुत कुछ आगे की राजनीति में भी निर्भर होगा। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवा नेता, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता जयंत चौधरी जी आज हमारे साथ जुड़े थे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले महीनों में जब तक चुनाव आएंगे इसी तरह के मुद्दे हम आपके सामने बार बार लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।